नमस्कार मित्रों। जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि ये हमारी जो हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है ये कंटिन्यू चलती रहेगी, जो कि विवेक सर के माध्यम से कंडक्ट कराई जा रही है। आप लोगों को इससे बढ़िया टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी मार्केट में। आपने अगर आरओ की तैयारी करनी है, एआरओ की करनी है, खंड शिक्षा अधिकारी की करनी है, यूपी पीसीएस की करनी है, तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको इससे रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। जब भी अगला बैच स्टार्ट किया जाएगा ये आपको वहां पे जानकारी दे दी जाएगी। तो ठीक है मित्रों, चलते हैं हम लोग। हमारे पास जो अगला टेस्ट है, टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 4 का जो कंटेंट है ये है आपका मौर्य युग, मौर्योत्तर और संगम युग। इतने कालखंडों से हम लोग यहाँ पे प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनके साथ क्या उनके आंसर हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ठीक है मित्रों, ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने टेस्ट पे। तो देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किनमें अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख हुआ तथा दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो अगर आप मित्रों देखोगे तो अशोक का कहीं नाम क्या लिखा है? देव नाम प्रिय। ठीक है। और कहीं कहीं पे अशोक का अशोक ही नाम लिखा है। क्या लिखा है? अशोक ही लिखा है नाम। ठीक। तो जो अशोक लिखा है वो हमें कौन कौन से अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, हमें इस क्वेश्चन में वही बताना है। तो देखो, ये जो अशोक का अशोक नाम मिला है वो कौन कौन से अभिलेख से है, ये आप देखोगे तो पहला हमारा क्या, मास्की है। दूसरा क्या है, उड़े गोलम है। और फोर्थ ऑप्शन नेटूर है। तो कौन कौन सा हो गया? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4। तो इतने सारी जगह से अशोक का अशोक नाम मिला है। इनके अलावा कुछ और है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे आपने मास्की देखा, मास्की उडेगोलम नेटिव ये देखा। इसके साथ है, मास्की के साथ आप याद रखो क्या, मास्की के साथ आप याद रखो गुर्जरा अभिलेख। ठीक है, मास्की और गुर्जरा दोनों में मिला है। ठीक है। तो ये बाकी का हो ही गया। कौन कौन सा हो गया? मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, उडे गोलम हो गया, नेटिव हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या बन गया हमारा, MGUN। ठीक है। ये एम एम से आप याद कर लो माई, और गन तो है ही है, माई गन। ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कहाँ कहाँ पे अशोक का नाम अशोक ही मिला है। आप क्या याद करोगे? माई गन। ये अशोक का वास्तविक नाम अशोक जो मिला है ये इतनी जगहों से मिला है। कहाँ कहाँ से? मास्की से, गुर्जरा से, उडे गोलम से और नेटूर से। ठीक है मित्रों, तो आपको ये जो है यहाँ से समझ आ गया होगा। अब कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे देता हूँ। जो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभ लिए गए हैं वो अशोक की रानी, क्या, कहाँ कहाँ के? कौशाम्बी, कौशाम्बी और कहाँ के मित्रों? कौशाम्बी के और प्रयाग के। कौशाम्बी और प्रयाग के स्तंभों से क्या मिला है? अशोक की रानी थी कारुवकी। कारुवकी। तो जो इनकी रानी थी कारुवकी, ये क्या थी? दानशील महिला थी। तो ये इनके दान का उल्लेख मिला है। क्या है? इनके दान का उल्लेख मिला है यहाँ पे। ठीक है। और एक बात और, जो कारुवकी थी, कारुवकी किसकी? जो तीवर, अशोक का पुत्र था, तीवर की माता थी।
आप लोगों ने इतना याद करना। ठीक है, तो इतना ही इस क्वेश्चन के लिए सफिशियंट है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित में कौन सी उपलब्ध विशेषता नहीं थी? पहला, सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण था। बिल्कुल ठीक है, एक जगह से शासन किया जाता था। कठोर न्याय व्यवस्था थी। बिल्कुल, आपको इसी बात से पता लग सकता है कठोर न्याय व्यवस्था का, कि जो टैक्स की चोरी करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था, जो सड़कों पे पानी फैलाता था उसे सजा दी जाती थी। ठीक है। विस्तृत अधिकारी तंत्र, बिल्कुल सही बात है, विस्तृत अधिकारी तंत्र। जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव, नहीं, ये गलत है, क्योंकि कई सारे अभिलेखों और साक्ष्यों से ये मिलता है कि जो मौर्यकालीन प्रशासन था उसमें बहुत सारी जन कल्याणकारी गतिविधियां की जाती थी। ठीक है। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, तो बहुत सारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था जो अभी हमारा वर्तमान समय में चल रही है, बहुत सारी चीजें वहां से ली गई हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौटिल्य, वो राजनीतिक सूझबूझ उनकी बहुत अच्छी थी। ठीक है। अब यही जो जन कल्याणकारी गतिविधियां हैं, इसी का एक बहुत छोटा सा उदाहरण है कि इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। महास्थान और सौह गौरा में इसके बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ये चंद्रगुप्त ने कराया था, चंद्रगुप्त ने। ठीक है मित्रों, ये आप यहां से याद रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। फर्स्ट देखो आप, उदयन वासदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है जी। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे, ये भी सही है। कौशाम्बी मगध साम्राज्य की तृतीय राजधानी थी। देखो भाई, कौशाम्बी मगध की राजधानी ना होकर किसकी थी? देखो, कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं थी। ये जानते हो किसकी राजधानी थी? ये वत्स की राजधानी थी। जब आप 16 महाजनपद पढ़ेंगे तो वहां पे उनकी राजधानी भी पूछी जाती है। 16 महाजनपदों का जहां पे वर्णन मिलता है, वहां पे क्या मिलता है? उनकी राजधानी भी मिलती है। ठीक है, आई बात समझ? इसके बाद राजा नंद का उल्लेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, इसके अनुसार क्या था, राजा नंद जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था उसे, और उसने क्या किया था, ये कलिंग में एक नहर निर्माण भी कराया था। कलिंग में नहर निर्माण भी कराया, नहर निर्माण भी कराया। ठीक है मित्रों, तो ठीक है, इतनी जानकारी इसके लिए भी पर्याप्त है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। यह कथन प्राचीन भारत के किस क्षेत्र से संबंधित था? ये था कहां से? कावेरी डेल्टा से संबंधित था। किससे? कावेरी डेल्टा से। अब मैंने आपको पहले ही बता रखा मित्रों, ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा यूपी पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मेरा यूपी पीसीएस से मतलब है वो आपका खंड शिक्षा अधिकारी, बीओ, आरओ, यूपी पीसीएस प्री, ऐसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको? कहाँ पे? कावेरी डेल्टा के बारे में ये कथन कहा गया है। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो दरअसल क्या है, सातवाहन काल और संगम काल में जो कावेरी डेल्टा था, किसमें? सातवाहन, सातवाहन प्लस किसमें भाई? सातवाहन और संगम युग में, संगम युग में ये था। बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या था, ये उपजाऊ जमीन थी। कौन? कावेरी डेल्टा। ये उपजाऊ जमीन थी, कृषि उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा
यहाँ पे प्रसिद्धि मिली थी। इस काल में चावल और हल्दी का, किसका, चावल और हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलो मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अगर आप देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अगेन हमें रॉन्ग ऑप्शन देखना है। ठीक है, रब्दक लेख कुषाण वंश की वंशावली का संकेत देता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सार्थ का संबंध व्यापारिक समूह से था, ये भी सही है। अशोक का समकालीन मिस्र का शासक एंटियोगस था, ये मित्रों गलत है। ठीक है, सांची से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति हुई है, बिल्कुल सही बात है जी, सांची से मिले, जो सांची का स्तूप है। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन सी जो कह रहा है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो क्या हुआ, अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में, इसमें 5वें शिलालेख में वर्णन किया है, किसमें, 5वें शिलालेख में वर्णन किया है अशोक ने, क्या, कि इसके समकालीन शासक कौन कौन से थे। हाँ, समकालीन शासक कौन कौन से थे। अगर मैं यहां से मित्रों अशोक के समकालीन शासक देखूं, तो अशोक के जो समकालीन शासक थे, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 5 यूनानी शासक। ठीक है, कौन से, 5 यूनानी शासक थे, जो कि 5 यूनानी शासक अशोक के समकालीन थे। ठीक है, जिसमें से तुर्मय एक कौन था, तुर्मय, जो कहाँ का था, ये मित्रों मिस्र का राजा था। तुर्मय कहाँ का था, मिस्र का राजा था। और इसकी पहचान 247 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे, 247 ईसा पूर्व में की गई थी। ठीक है मित्रों, तो होपफुली इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, देखो, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, अगर देखो आप यहाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कौन से अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अकाल से निपटने का उल्लेख मिलता है। अब आप देखो कि अशोक, ये जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य देखो, यहाँ पे जनता के लिए कितने सारे कल्याणकारी कार्य करते थे ये लोग, आप यहाँ से देख सकते हैं, जिनमें से एक यहाँ पे इंक्लूड क्या करता है, कि जैसे सपोज करो अकाल पड़ जाए, तो अकाल के समय क्या हो, कि वहां पे जो राशन था, राशन का पहले से संग्रह करके रखा जाए, और वो संग्रह राशन का जो है अकाल के समय जनता को क्या किया जाए, उनको वितरित किया जा सके। ठीक है, तो देखो कहाँ कहाँ पे अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख मिलता है। तो अगर आप मित्रों देखोगे यहाँ पे, तो ये जो अकाल से निपटने के उल्लेख मिलते हैं, ये आपको मिलते हैं, पहला तो महास्थान अभिलेख है मित्रों, कौन सा है, महास्थान अभिलेख है। ठीक है, और सौह गौरा ताम्र पत्र है, इन दोनों जगह पे ये मिलता है। ठीक है ना, अब देखो सौह गौरा क्यों है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, महास्थान कहाँ का है, ये बंगाल का है। ठीक है ना, महास्थान कहाँ का है, बंगाल का है। ठीक, ये इन स्थानों से क्या है, अकाल से निपटने के लिए क्या है, प्रबंधन और व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। चलो मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप सुमेध सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये धर्म प्रचारक है, और ये किस देश में धर्म प्रचार करने गए थे, दूसरे ऑप्शन में ये। ठीक है, चलो देखो भाई, महेंद्र तथा संघमित्रा श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, रक्षित वनवासी भेजा गया था, धर्म रक्षित ये अपरांतक भेजा गया था इसको, और मध्यम,
ध्यान से सुनना, मध्यम महाराष्ट्र, ये ऑप्शन गलत है मित्रों। ठीक है, क्या है, ये ऑप्शन गलत है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ जानकारी और देता हूँ कि क्या किया था। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए कई देशों में प्रचारक भेजे, जिनका उल्लेख कहाँ पे, बौद्ध ग्रंथ के, बौद्ध ग्रंथ के, किसमें, बौद्ध ग्रंथ के महावंश में मिलता है। महावंश में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के महावंश में मिलता है। अब देखो, मैं आपको एक तरफ लिखा रहा हूँ किसको कहाँ भेजा गया था। एक है मध्यांतिक, क्या है, मध्यांतिक, क्या है हमारा, ये कश्मीर है। ठीक, कश्मीर तथा कहाँ पे, गंधार, क्योंकि कश्मीर गंधार अभी कहाँ है, अफगानिस्तान। ठीक है, महारक्षक, महारक्षक, ये इसको कहाँ भेजा गया था, यूनान। महारक्षक कहाँ भेजा गया था, यूनान। महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, महाधर्म रक्षित, इसको भेजा गया था कहाँ, महाराष्ट्र। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। महादेव, महादेव, महादेव को कहा, महिषमंडल, महिषमंडल, महिषमंडल का जो वर्तमान नाम है वो क्या है, मैसूर। ठीक है, सोन तथा उत्तरा, सोन तथा उत्तरा, इनको कहाँ भेजा गया था, इनको सुवर्ण भूमि भेजा गया था। कहाँ पे, सुवर्ण भूमि। इसके बाद लास्ट में है मध्यम। अगर आप मध्यम को देखो तो मध्यम को ये कहाँ पे भेजा गया था, हिमालय भेजा गया था, ना कि महाराष्ट्र भेजा गया था। ठीक है मित्रों, तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो इनको भेजने का उल्लेख मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ के महावंश में मिलता है। मध्यांतिक को कश्मीर और गंधार, महारक्षक को यूनान, महाधर्म रक्षक को महाराष्ट्र, महादेव को महिषमंडल मैसूर, सोन तथा उत्तरा को स्वर्ण भूमि और मध्यम को हिमालय भेजा गया था। तो ये मित्रों, आपने इसको इस तरीके से लर्न करना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए ऊंट के माध्यम से सत्य वचन का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए। धनदेव के अयोध्या विलेख से पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा है शिल्पाधिकारम महाकाव्य के लेखक इलांगो आदिगल हैं। ये भी सही है। ठीक है, भद्र बाहु रचित में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है। देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो सत्य कथन है वो तो एक और दो हो गए। ठीक है, चंद्रगुप्त को सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन किसमें, ये भद्रबाहु चरित्र में नहीं, बल्कि ये किसमें कहा गया था, ये महावंश ग्रंथ में कहा गया है। किसमें, महावंश ग्रंथ में कहा गया। ठीक है, दक्षिण भारत में अगर आप देखो तो 3 बड़े महाकाव्य की रचना हुई थी। ठीक है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कौन है, शिल्पाधिकारम। और ऊपर मैंने बता ही दिया कि शिल्पाधिकारम के जो लेखक हैं वो कौन है, इलांगो आदिगल हैं। ठीक है, धनदेव के अयोध्या विलेख के प्रमाण के आधार पर कहा जाता है कि क्या, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है यहाँ पे। सुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, और यहाँ पे क्या है,
अश्वमेध यज्ञ कराए, और इनके जो पुरोहित थे, राज पुरोहित कौन थे? पतंजलि। पतंजलि देख के आपको एक और बात याद आ गई होगी कि ये योग के क्या थे? प्रतिपादक थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेख में प्रयुक्त की गई हैं? तो अशोक के अभिलेख में अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्राह्मी भी प्रयुक्त हुई, खरोष्ठी भी, आर्मेइक भी और ग्रीक भी। तो ये सारी की सारी लिपियां कहाँ पे? अशोक के जो भी शिलालेख हैं उनसे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो अशोक के इतिहास की जानकारी मुख्यतः कहाँ पे? अभिलेखों के आधार पर है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। ठीक, 40 से अधिक अभिलेख मिल चुके हैं। अशोक के अभिलेख की मूल भाषा क्या थी? मूल भाषा ये प्राकृत थी। गड़बड़ मत करना मित्रों, क्या थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है, जबकि यह ब्राह्मी, खरोष्टी और आर्माइक यूनानियों, मतलब ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्माइक और ग्रीक इसमें भी लिखा जाता था। ठीक है ना। और सबसे पहले क्या किया गया था? 1837 में, इसमें 1837 में इन अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने मित्रों, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन हमारा में क्या करना है? मैच कराना है यहाँ पे। ठीक है, क्या है? यहाँ पे आपको मैच कराना है। देखो, तो ये क्या है? ये लेखक है और ये उनकी क्या है? रचनाएं हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर हम वन को देखें, ए को अगर मिलाएं तो ए को क्या है? जो शीतलाई सतनार है ये क्या है? मणि मेखलाई ने किया है। ठीक है, शीतलाई सतनार ने मणि मेखलाई की रचना की। ठीक है, अब बी देखें तो तिरुकत्ते देवर, ये क्या है? जीवक चिंतामणि ने करी है इसकी। ठीक है, अभी सी देखो, इलांगो अदिगल हमने पढ़ा। क्या इलांगो अदिगल, अगर आप देखो तो इलांगो अदिगल, एक मिनट, इलांगो अदिगल जो किया था किसने? शिल्पाधिकारम की है। किसकी है? शिल्पाधिकारम की है। तिरुवल्लुवर, ये तिरुकुरल की रचना करी है। ठीक है, तो देखो, शीतलाई सतनार, मणिमेखलाई। ठीक है, तिरुकत देवर ये जीवक चिंतामणि की है। ठीक है, इंग्लो अधिगल ये किसकी है? शिल्पाधिकारम की है। और तिरुवल्लुवर ये किसकी है? तिरुकुराल की है। तो ये आप याद रखेंगे, आप ये याद रखेंगे, और ये जो है जरूरी है एग्जाम के लिए, मैचिंग के लिए या सिंगल टाइप क्वेश्चन में पूछ ले जाती है। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, भारत में मौर्य काल के बाद निम्नलिखित विदेशी आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? तो अगर इनका सही कालानुक्रम देखोगे, किससे? मौर्य काल के बाद की बात कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन आए थे मौर्य काल के बाद? इंडो ग्रीक आए थे। कौन आए थे? इंडो ग्रीक। फिर इंडो ग्रीक के बाद कौन आए थे? इंडो सीथियन। ठीक है, इंडो सीथियन। इसके बाद कौन आया था भाई? इंडो सीथियन के बाद कौन आया था? इंडो पार्थियन। ठीक है मित्रों, कौन था? इंडो पार्थियन। अब इसके बाद लास्ट क्या बचा? कुषाण। अब देखो, इस बार जो यूपीपीसीएस के प्री में पूछा गया था क्वेश्चन, वो पूछा गया था क्या? यूनानी, शक और कुषाण, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्रम पूछा गया था। तो इस बार यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पे आप क्या करोगे?
एक इसका क्रम याद करना हो तो आप क्या याद करोगे? GSPK। क्या है? GSPK। अगर आप जितनी बार रिवाइज करोगे जीएस को, मतलब जीएस को इतना पढ़ो कि जीएस को पी गए, तो जीएस पीके ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है? क्या है? जीएस पीके ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, और कोई तरीका नहीं उसका। तो ये आप याद करने का तरीका यहाँ पे आप बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अगर आप असत्य कथन देखेंगे तो कौन सा है? सात वाहनों को आंध्र वृत्त मनुस्मृति में कहा गया है। अब देखो फिर से वही बात भाई, देखो मनुस्मृति का क्या लेना देना है यहाँ से? ठीक है ना? अगर सात वाहनों को देखोगे तो इनको पुराणों में और पुराणों में कहा गया है। ठीक है ना? और यहाँ पे मनुस्मृति में नहीं कहा गया, जो दूसरे पुराण हैं ये पुराणों में कहा गया है। ठीक है? इसमें पुराणों में कहा गया है, जबकि मनुस्मृति में नहीं। अगर आप मतलब पुराणों में पूछोगे कि कौन से पुराण हैं, तो ये ज्यादातर इसकी संभावना पाई जाती है किसमें? मत्स्य पुराण है। इसमें मत्स्य पुराण है, इसमें मिल सकता है। ठीक है? हेलियोडोरस ने भागवत की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है। मदुरई पांडवों की राजधानी थी। पांडवों की नहीं, पांड्यों की राजधानी थी। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्या है? पांड्यों की राजधानी थी। देवी उमा का नाम कुषाण सिक्कों पर अंकित है, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ और यहाँ पे क्या है कि हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या है कि देखो, जैसे सपोज करो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो शुंग वंश के 9वें शासक हैं कौन? भगभद्र। भगभद्र। ये अगर आप देखोगे तो ये क्या है कि तक्षशिला के यौन शासक कौन? इंटियाल टिकस। इंटियाल टिकस। ये जो है क्या है का राजदूत कौन था? इनका राजदूत कौन था भाई? इनका राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। ठीक है मित्रों, कौन था इनका? हेलियोडोरस। ठीक है? इसने क्या किया था हेलियोडोरस ने? इसने जो विदिशा में, क्या है, विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, किसके? विदिशा में वासुदेव के सम्मान में, वासुदेव के सम्मान में क्या हुआ? गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। किसकी? गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। ठीक है? स्थापना की थी। और किसकी? भागवत की उपाधि धारण करी। भागवत की उपाधि धारण। राइट मित्रों? ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आप ध्यान से पढ़ते चलो। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अरिकमेडु हिंद रोम व्यापार का केंद्र था। यस, बिल्कुल सही है। उसमें गलत क्या है? अरिकमेडु की खुदाई से बड़ी संख्या में रोम के सिक्के मिले। ठीक है? जब हिंद रोम व्यापार का केंद्र था तो सिक्के मिलना तो लाजमी है कि मिलेंगे ही। ठीक है? अगर आप देखो कि अरिकमेडु है कहाँ पे एक्चुअली अभी करंट टाइम में, तो ये क्या है कि पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर, पौंडीचेरी से कहाँ पे? ये 3 किलोमीटर दूरी पे, ठीक है, क्या है? अरिकमेडु है। ठीक है? और यह क्या था? आरंभिक शताब्दियों में पश्चिम जगत के साथ व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। ठीक है? दूसरी शताब्दी में यह सक्रिय वाणिज्य केंद्र नहीं रहा।
यहाँ से अनेक इतालवी, यूनानी, कौन कौन से, इतालवी, यूनानी मृत भांड मिले, ठीक है, क्या अवशेष मिले, तथा रोमन क्या सिक्के, रोमन झोपड़ियां मिली, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, इसकी पुष्टि करती हैं कि यहाँ से हिंद रोम व्यापार होता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाब्रू से बौद्ध धर्म के नियम की जानकारी मिलती है। अच्छा जी, ठीक है। मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को अकराध्यक्ष बोलते थे, बिल्कुल सही बात है। अब देखो मित्रों, एक बात और यहाँ से आप याद कर लो कि जो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे विभिन्न नाम हैं, और उनके कार्य क्या थे मौर्य प्रशासन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जहां मिले आप उसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्या मतलब, अधिकारी के नाम और उनके कार्य क्या थे, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं देखूं, प्राचीन पत्तन पुहार कावेरी के तट पर स्थित था, बिल्कुल सही बात है भाई। संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम का संबंध कहाँ से, पल्लव राजाओं से है, ठीक है। नहीं मित्रों, ये पल्लव नहीं, ये चोल राजाओं से है। कहाँ से, चोल राजाओं से है, ठीक है। जो कि एक समृद्धशाली बंदरगाह था, ठीक है ना। और बाद में क्या किया था, कदम्बों ने, कदम्बों ने क्या किया था, इसे बनवासी, बनवासी राजधानी बनाई थी। क्या थी, बनवासी राजधानी। चलो मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन आप ध्यान से देखते रहें, बहुत कुछ आपको फायदा होगा इससे। चलो, नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सत्य कथन का चयन करें। पहला क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य का पतन अशोक के बाद प्रारंभ हो गया था, ठीक है, बिल्कुल सही। इसके बाद कोई भी ऐसा यहाँ पे एम्बिशियस राजा नहीं हुआ था जो कि इतने बड़े मौर्य साम्राज्य के विस्तार को संभाल सकता था। दूसरा, दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो ये क्या है, अशोक ने धम्म विजय की नीति का अनुसरण किया और अपनी सेना विघटित कर ली। देखो, ये तो है कि मतलब धम्म, धम्म को अशोक ने जो है एक तरीके से अडॉप्ट तो किया, लेकिन क्या है, अपनी सेना को विघटित किया, ऐसा कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है मित्रों। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। और शक एवं विक्रम संवत के बीच अंतर 135 वर्ष का है, बिल्कुल सही बात है जी। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। विक्रम संवत कितना, ये 57 ईयर्स का होता है, और शक संवत कितने का होता है, 78 ईयर्स का होता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखना है, तो दोनों में डिफरेंस देखने के लिए क्या करोगे आप, देखो कि बीच का अंतर है, तो यहाँ पे दोनों को माइनस मत कर देना मित्रों, यहाँ पे दोनों को आपको प्लस करना है। कितना, 78 प्लस 57, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 7 15, 5, ठीक है, एक आ गया, 7 3 10 2 12 1 13, 135 वर्ष, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे शक और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना है, ये 135 वर्ष का है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे मित्रों, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित प्रणय का अर्थ क्या था। देखो, ये प्रणय जो यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र का है, ये प्रणय जो था एक आपात कर था, इमरजेंसी टैक्स था, ठीक है। अगर हम देखें तो मौर्य काल में
अच्छा चलो, पहले मैं आपको बता देता हूँ। अंतरजातीय प्रणय संबंधों पर कर लगाया गया, लगाकर। विधवा प्रणय संबंधों पर लगाया गया कर। नियोग पर लगाया गया कर। ठीक है। तो ये तो मतलब कोई है नहीं इसका मतलब बेसिकली इन ऑप्शंस का। ये क्या था? एक आपात का अर्थ। आपात का। ठीक है। अब देखो, मौर्य काल में जो आय का प्रमुख स्रोत था, आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर था। लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू। ठीक है। जो लुम्बिनी में रोमन स्तंभ है, उसमें क्या था कि अशोक अशोक के शासन काल के 20वें वर्ष के कुछ समय बाद बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की और व्यक्तिगत रूप से प्रसाद चढ़ाया, और यहाँ के कर की दर को 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया। कहाँ में? कहाँ पे? लुम्बिनी। कहाँ पे भाई? नेपाल। अब आप सोच सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था कहाँ तक था ये। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखें। सही उत्तर का चुनाव कीजिए तथा तथा उनको चयन करें। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। ठीक है। ये तो सबको पता है, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ठीक है। और अगर आप देखोगे तो जो कलिंग युद्ध का वर्णन है किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग दक्षिण भारत का जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बिल्कुल सही बात है जी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष, ठीक है, 9वें वर्ष मतलब कब? 260 ईसा पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया। और ये कहा मैंने बताया ना आपको, 13वें शिलालेख में मिलेगा ये। तो कलिंग को जीतना आवश्यक इसलिए था क्योंकि दक्षिण के सीधे संपर्क के लिए एक स्वतंत्र राज्य का समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण होना जरूरी था। ठीक है। और कलिंग क्या था? कलिंग हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध था। ठीक है। और तो हाथियों को प्राप्त करना अशोक के लिए अवश्य हो गया था। और साथ ही ये व्यापारिक महत्व के लिए जरूरी था। तो अगर मैं मित्रों कलिंग के बारे में बात करूं, तो कलिंग पे आक्रमण क्यों किया? एक तो भारत से दक्षिण भारत से व्यापार नियंत्रण के लिए। ठीक है। और दूसरा किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे कलिंग पर आक्रमण करके क्या था? जो समुद्र और भूमि थी, ठीक है ना, क्या समुद्री और स्थल मार्ग, समुद्र और स्थल मार्ग दोनों पे ही नियंत्रण हो सकता था। तो इसी वजह से अशोक ने कब, ये जो है 13वें शिलालेख में वर्णन है, 9वें वर्ष, अपने 9वें वर्ष, राज्याभिषेक के 9वें वर्ष मतलब कब? 260 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? आक्रमण किया था। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ठीक है भाई, देखो आप यहाँ पे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? सैंड्रोपोड्स। यस, क्या है? सैंड्रोपोड्स। ठीक। बिंदुसार, बिंदुसार को क्या बोलते हैं? अमित्र घात। ठीक है। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी। चाणक्य का ही नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक है। इसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात है नहीं मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। आप ध्यान से करते रहें, आपको जरूर यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी, ये कह रहा है। अच्छा जी, देख लो कौन सा सत्य नहीं है, उसने ये बोला। तो मित्रों यहाँ पे अगर हम देखें इसे, तो क्या है कि जो इन्होंने उदयन लिखा है ना, उदयन का संबंध किससे है? कश्मीर से नहीं। किससे?
पाटलिपुत्र से। इसने अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र। ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे देखना हो कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो ये अशोक ने की थी। किसने की थी मित्रों? अशोक ने की थी। अब ये मिलेगा कहाँ से आपको? जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है। क्या है? कल्हड़ की राज तरंगिणी है। ठीक है ना? कल्हड़ की राज तरंगिणी है, उसमें आपको कश्मीर का इतिहास मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, ये हो गया हमारा। ये गलत बोला गया था कि गलत, तो हमें यही चूज कर लेना। लेकिन और जो ऑप्शन है मित्रों, उन्हें भी देख लेते हैं। अशोक के शासन काल में तक्षशिला, तोसाली और उज्जैनी में कुमार नियुक्त थे। बिल्कुल सही बात है। लक्षणा अध्यक्ष टकसाल से संबंधित था। रूप दर्शक सिक्कों का निरीक्षक था। मित्रों देख लो, मैंने आपको क्या बात बोली थी कि यहाँ पे जो विभिन्न अधिकारी हैं और उनके कार्य क्षेत्र क्या है, मित्रों जरूर करके रखना, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा काम। ठीक है ना? आप इसे जरूर करके रखना सब लोग। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सन 1750 में अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? ठीक है ना? देखो, यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, गलती में जेम्स जेम्स प्रिंसप लगा के चले जाएंगे। बेटा जी, जेम्स प्रिंसप ने अशोक के स्तंभों पर जो लैंग्वेज लिखी थी, अरामाइक, ग्रीक, यूनानी, उनको पढ़ा था। ठीक है। अब 1750 में क्या था, अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? तो ये टी फैसलर ने लगाया था मित्रों। क्या है? टी फैसलर ने लगाया था। ठीक है। अब नेक्स्ट है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्होंने क्या की थी? ये जो हड़प्पा कालीन स्थल थे, उनकी खुदाई करवाई थी। ठीक है मित्रों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राचीन भारत के, क्या है, प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। मतलब कौन कौन से काल में आए थे, इनको हमें व्यवस्थित करना है। तो कोई बात नहीं, आप देखो, तो सबसे पहले जो कालानुक्रम में आया, कौन आया? नागार्जुन कोंडा, ये सबसे पहले आया। उसके बाद कौन आया भाई? उसके बाद आया भाजा। कौन आया? भाजा। ठीक है जी। उसके बाद कौन आया? कार्ले। फिर एलिफेंटा। ठीक है। कौन आया? सबसे पहले नागार्जुन, फिर भाजा, फिर कार्ले, और फिर एलिफेंटा। नागार्जुन, भाजा, कार्ले, एलिफेंटा। ठीक है। ये जो है आपको यहां से याद करना है मित्रों। ठीक है। तो ये जो क्रम है, क्रम बहुत जरूरी है आपको याद करना। ठीक है मित्र, ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी बात। ठीक है, चलो। अगर हम देखें अगले क्वेश्चन में, तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था? जल्दबाजी में मेरे भाई नहीं भी देख लेना, नहीं तो जल्दबाजी में गलती करके आ जाओ। कौन सा नहीं था? ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कौन सा नहीं था, तो नहीं में कौन सा है? कोकारकाई। क्या है? कोकारकाई। ये नहीं था पश्चिमी घाट पे। ठीक है। ये कहाँ था? ये पूर्वी घाट पे था। ठीक। तो और हम देख लेते हैं यहाँ पे जो पूर्वी घाट पे थे। ठीक है। पूर्वी घाट के अन्य बंदरगाह कौन थे? कावेरी पट्टिनम। क्या था? कावेरी पट्टिनम। ठीक। कालची। कालची, अरिकमेडू। अरिकमेडू। ठीक है। यहां से प्रमुखता किसका? मोतियों का व्यापार होता है। किसका? मोतियों का व्यापार।
ठीक, इसका मोतियों का व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मिलाना है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ से इनका मिलान करें सही से, तो आप देखो ए को अगर हम मिलाएं यहाँ पे, ठीक है, ए को अगर मिलाएं तो ए को देखो यहाँ पे आप, हाँ देखो ए को अगर मिलाएं तो चंद्रगुप्त क्या है, पुष्यगुप्त से मिलाएंगे। ठीक है ना, राइट। स्कंदगुप्त को पर्ण दत्त से मिलाएंगे। रुद्रदामन, रुद्रदामन को अगर हम मिलाएंगे यहाँ पे तो किससे, सुविशाख से। और अशोक को किससे, दुशाफ से। ये इनसे जो है हमें मिलाएंगे। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये है क्या, ठीक है, ये है क्या चीजें। तो ये इनसे संबंधित जो ये नाम है, ठीक है, ये क्या है, इनसे संबंधित नाम है, इन्हीं का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, अब जैसे जूनागढ़ अभिलेख क्या है, संस्कृत भाषा का अभिलेख है। ठीक है, चंपू शैली में लिखित प्राचीनतम, प्राचीनतम और सबसे लंबा अभिलेख है। क्या है, प्राचीनतम और सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है मित्रों, प्राचीनतम और सबसे लंबा अभिलेख है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि, अगला क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो कह रहा है कि सूची वन को सूची टू से सुमेलित करना है आपने। ठीक है ना, अब देखो सूची वन को अगर सूची टू से सुमेलित करना है आपने तो क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इनको अगर हम सबसे पहले, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, सबसे पहले तो आप देखो डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोंडोफर्निस, विम, तो इनको अगर हम मिलाएं तो देखो ए को अगर हम मिलाएं, ये कहाँ के शासक थे, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है। तो ये डिमेट्रियस क्या था, हिंद यूनानी था। ठीक है, क्या था, हिंद यूनानी था। रुद्रदामन क्या था, रुद्रदामन ये शक था। रुद्रदामन क्या था, शक था। और गोंडो फर्नीस, गोंडो फर्नीस क्या था, ये अगर आप देखो तो ये पहलो शासक था। और विम क्या था, ये कुषाण शासक था। तो इनको हमें ऐसे ही मित्रों इनको मिलाना है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन विद्वानों का संबंध कनिष्क के दरबार से है। अगर हम कनिष्क के दरबार से देखें मित्रों, तो जो अश्वघोष है वो भी है, चरक है वो भी, नागार्जुन ये भी है। तो तीनों ही किससे, कनिष्क के दरबार से संबंधित है। ठीक है मित्रों, तीनों ही क्या है, कनिष्क के दरबार से संबंधित है। कनिष्क क्या था, एक कुषाण शासक था। क्या था, कनिष्क क्या था मित्रों, एक कुषाण शासक था। ठीक है, कनिष्क क्या था, एक कुषाण शासक। ठीक है, कब से, 127 से 150 ईस्वी में ये इसका शासन था। ठीक है, उसने कई जगह से संबंध बनाए थे, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, यहाँ से इसके क्या थे, यहाँ से इसने शासक बनाए थे। और इसके दरबार में कौन कौन, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक, मारा, ये सारे विद्वान इसके दरबार से संबंधित थे। ठीक है, ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। ठीक है, भारतीय जल सेना अध्यक्ष हरि कुमार, ये भी सही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान। और भारत के वायुसेना अध्यक्ष कुलदीप सिंह, ये गलत है मित्रों। ठीक है ना, ये कौन है अभी, ये है
विवेक राम चौधरी। कौन सा? विवेक राम चौधरी। ठीक। अगला क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, मतलब सुमेलित नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के अध्यक्ष जो हैं, एसोचैम जिसे बोलते हो, तो एसोचैम के अध्यक्ष जो हैं ए के गांगुली नहीं, ये कौन है? अजय। कौन है? अजय सिंह। कौन है? एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। भारत के वर्तमान लोकपाल प्रदीप मोहंती। ठीक है। केंद्रीय एवं प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कौन है? सीबीडी के नितिन गुप्ता है। और एनएससी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एसएन सुब्रमण्यम है। ठीक है मित्रों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अगर हम इसका सुमेलन देखें कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये पहला ही, असीम मुनीर। कौन है? ये मालदीव के प्रधानमंत्री नहीं भाई साहब, ये पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं। पाक सेना प्रमुख। ठीक है, क्या है? पाक सेना प्रमुख। बेला अहमद अदेन कुले टिनयूब नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। यूं सुंक योल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। सितविनी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है मित्रों, चलो। इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं। बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है। डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट कौन है? डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट हैं सर जमेरी फरार। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष माधव कौशिक। जरूरी है मित्रों। अमेरिका में भारत के राजदूत, ये कौन है? अमेरिका में भारत के राजदूत हैं तरणजीत संधू। कौन है? अमेरिका में भारत के। ये कोई अमेरिकन थोड़ी हो जाएगा यार, तो ये क्या होगा? तरणजीत सिंह संधू। ठीक है। और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज का यहाँ पे, कौन सा सुमेलित नहीं है बैठकों में? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मानव वन्य जीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन ऑक्सफोर्ड यूके में हुआ। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यूएसए में हुआ। 36वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन ये अदिस अबाबा इंडोनेशिया में हुआ। और 11वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ये जो जयपुर में लिखा है ना मित्रों, ये जयपुर में नहीं, ये कहाँ पे ऐसी चीजें कहाँ पे होती हैं? ये नई दिल्ली में होती हैं। ठीक है। तो आज के टेस्ट का सफर मित्रों हमारा यहीं तक रहेगा। आपने इतना देर धैर्य बना के रखा, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। और मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक आप बार बार रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें सेम चीज। और याद रखें जो भी टेस्ट सीरीज में आपने किया है, अगर कुछ उससे रिलेटेड चीज मिलती है तो उसको वहीं पे लिख लिया कीजिए, कि जिससे जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको डिक्टो वहां पे मित्रों ये चीज मिलेगी। ठीक है। होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और आप अच्छा करेंगे भी। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।